नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अलंकार माथुर ने। और अलंकार तो हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू अलंकार, आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने सवाल पूछा है कि आपको 80 लाख रुपीस इकट्ठे करने हैं 5 से 7 साल में, और कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अलंकार, आपको कौन से फंड्स में करना चाहिए, इस सवाल का उत्तर मैं आपको अगली बार दूंगा जब आप मेरे सवाल का उत्तर देंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा अभी, उससे पहले मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बता दूं। क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो है 5 to 7 ईयर्स। तो क्योंकि जो अवधि है बहुत लंबी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना या अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना, अग्रेसिव स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शायद जोखिम भरा हो सकता है। तो मैं आपको कुछ स्कीम्स की सलाह दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह की स्कीम्स में आप करेंगे वहाँ पर 10% पर एनम का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यदि मैं सिंपल एक मैथमेटिक्स करूँ कि 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो आपको 66,710 रुपये, यानी कि लगभग आप कह लीजिए 67,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 7 साल में 80 लाख रुपीस इकट्ठा करने के लिए। और यदि मैं आपको ये सलाह भी दूं कि आप स्टेप अप मेथड यूज कीजिए, यानी कि आप मान लीजिए 10% से अपने एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाते रहिए, तो उस केस में आपको लगभग 51.35 थाउजेंड पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। तो यानी कि यदि आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं तो वहां पर 67,000 पर मंथ, और यदि 10% से एवरी ईयर स्टेप अप करते हैं तो उस केस में स्टार्टिंग विद 51,035 आ रहा है। मतलब आप ये कह लीजिए कि 52,000 रुपीज़ पर मंथ की आपको एसआईपी करनी होगी। तो यदि आप कंफर्टेबल हैं इस अमाउंट की एसआईपी करने के लिए, तो मैं आपको स्कीम के नाम अभी तो बता देता हूं। आपको कुछ हाइब्रिड फंड्स और मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मल्टी असेट एलोकेशन में जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी असेट एलोकेशन या फिर क्वांट मल्टी असेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड्स में किया जा सकता है। उसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि अगेन आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताना कि सच में जो अमाउंट मैंने आपको बताया है क्या आप उतना इन्वेस्ट करेंगे, या फिर यदि उतना नहीं कर सकते हैं और आप निवेश की अवधि बढ़ाना चाहेंगे, तो उस केस में मैं अगली बार आपको स्कीम के कुछ और नाम ऐड करके फिर दोबारा से उत्तर दूंगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मनीष पुंडीर ने। मनीष का सवाल यह है कि यदि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बाय किया जाए और उसके बाद उन्हें कुछ साल के बाद में बेचा जाए, क्योंकि होता यह है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 8 ईयर्स की होती है और यहां पर रिडम्पशन पर या मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप जानना चाहते हैं कि यदि आपने 6 या 7 ईयर ओल्ड सीरीज बाई की और उसके बाद 1-2 साल के बाद में वो सीरीज मैच्योर हो जाएगी और आपका पैसा आपको मिल जाएगा, तो क्या यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा। तो मनीष मैं आपको बता दूं, यहां पर आरबीआई का यदि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे आरबीआई की साइट पर, तो वहां पर उन्होंने सिंपल इसका उत्तर दिया हुआ है कि द कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ एसजीबी टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने प्राइमरी मार्केट से बाय किया है या सेकेंडरी मार्केट से बाय किया है। सिंपल है कि रिडेम्पशन पर या मैच्योरिटी पर भी जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, यहां पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर ना तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की गई है, ना ये कहा गया है कि यदि आपने सेकेंडरी मार्केट से बाय किया है तो आपका रिडेम्पशन प्रोसीड्स जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये मान के चलिए कि आप अगर 6-7 ईयर्स ओल्ड सीरीज भी बाई करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको जो पैसा मिलेगा उस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। और मैं सभी व्यूअर्स को एक बात यहां पर थोड़ी सी और क्लियर कर दूं कि ट्रांसफर और रिडेम्पशन में फर्क यह होता है कि जब आप यूनिट्स को किसी दूसरे को बेचते हैं तो उसे हम ट्रांसफर कहते हैं, लेकिन
यदि आप यूनिट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न करते हैं तो उसे हम रिडम्पशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कब रिटर्न करेंगे? एक तो 5 साल के बाद जब गवर्नमेंट इनवाइट करती है रिडम्पशन, जब आप रिडीम करने के लिए एलिजिबल होते हैं तब गवर्नमेंट आपसे वापस लेती है इन बॉन्ड्स को, तो उसे हम रिडम्पशन कहेंगे। और साथ ही 8 ईयर्स की मैच्योरिटी है, उसके बाद भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को वापस लेगी और आपको पैसा देगी, तो वो भी आपका रिडम्पशन है। और इन 2 केसेस में आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं चुकाना होता है। लेकिन यदि मैच्योरिटी के 2 महीने पहले भी आप इन्हें किसी और को ट्रांसफर करेंगे, आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो उस केस में आपको यहां पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। और अगला सवाल पूछा है लोकेश जगाड़े जी ने। लोकेश का सवाल यह है कि क्या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम से SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू किया जा सकता है? तो बिल्कुल लोकेश, किसी भी ओपन एंडेड फंड से सिर्फ ELSS को छोड़कर, यदि वो लॉक इन पीरियड में है तो, उसके अलावा किसी भी ओपन एंडेड फंड से आप SWP कर सकते हैं। जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वहां पर इस तरह से रिडम्पशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम है क्लोज एंडेड, तो जब मैच्योरिटी होती है उसके बाद ही पैसा विड्रॉ होता है, तभी यूनिट्स रिडीम होती हैं। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं ओपन एंडेड स्कीम्स की, तो यहां पर किसी भी स्कीम से SWP शुरू की जा सकती है। लेकिन मेरी सलाह यह है कि यहां पर इन्वेस्टर्स को SWP ऐसी स्कीम से करनी चाहिए जहां पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना कम रहती है। तो कुछ हाइब्रिड फंड्स या फिर डेट फंड से SWP करना मेरे हिसाब से सही रहता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अनिल मिनारिया जी ने। अनिल का सवाल यह है कि उन्हें 1000 रुपीज पर मंथ की SIP करनी है 5 ईयर्स या उससे अधिक समय के लिए, और मिड कैप फंड में उन्हें SIP करनी है। उन्होंने नाम भी यहाँ पर सुझाए हैं। नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और साथ ही SBI मैग्नम मिड कैप फंड। और जानना चाहते हैं कि इन 3 में से किस स्कीम में उन्हें SIP करनी चाहिए। तो अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही स्कीम्स अच्छी हैं। आप इनमें से किसी भी स्कीम में SIP शुरू करें तो मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी यदि तीनों में से एक स्कीम चुननी हो तो मेरे हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड मेरी चॉइस की स्कीम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए वो सभी आपको ठीक से समझ में आए होंगे। आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।